नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला को 2 भूकंप के झटकों ने तबाही के मंजर में लाकर खड़ा कर दिया। वेनेजुला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 झटके महसूस किए गए और देखते ही देखते 3 करोड़ की आबादी वाला दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला महाविनाश के बड़ा एपिसेंटर बन गया। आमतौर पर पहला भूकंप ज्यादा तीव्रता वाला होता है और उसके बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन वेनेजुला में एक साथ कुछ सेकंड के अंदर 2 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए और दूसरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर। तबाही की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे भूकंप ने अपना विकराल रूप यहां पर दिखाया। तो 1 मिनट के भीतर 2 बड़े भूकंप के झटकों से पूरा देश ताश के पत्तों की तरह बिखरा। ये भूकंप इतने ताकतवर थे कि इनके झटके और आफ्टर शॉक्स 5 देशों में महसूस किए गए। वेनेजुला से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। अमेरिकी जियोलॉजिस्ट सर्वे के मुताबिक भूकंप के कई हजार लोगों के मारे जाने की आशंका है। वेनेजुला के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भूकंप के 2 झटकों से पल भर में उनकी जिंदगी मातम में तब्दील हो जाएगी। वेनेजुला की तबाही पूरी दुनिया के लिए एक अलर्ट है और आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से बातचीत भी करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको ये 50 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार वेनेजुला में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो किस तरीके से ये जो पूरा देश है वो थर्राया था। यहाँ पर किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आई थी और कैसे यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इस तरह से भूकंप के झटकों के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जहां पर जो जानकारी निकल के सामने आई है कि कई लोग यहां पर मारे गए हैं और 10,000 से ज्यादा की ये संख्या बताई जा रही थी। तो ये तस्वीरें 50 तस्वीरें हैं कि किस तरह से भूकंप का जो केंद्र रहा वहां पर जब भूकंप के ये झटके महसूस किए गए थे तो पूरी जो धरती थी वो थर्राई थी और इसी के चलते लोगों में भगदड़ मच गई। यहाँ दरारें पड़ती हुई आपको सड़कों पर नजर आएंगी और भयंकर ये दरारें थी जो सड़कों पर दिखाई दी। लोग भागते हुए दिखाई दिए थे। सुरक्षित स्थान पर खुद को बचाने की कोशिश की फिराक में लोग सड़कों पर भाग रहे थे। किस तरीके से 2 भूकंप के जो झटके थे वो महसूस किए गए और जब भूकंप आया तो कैसे यहाँ पर तबाही का एक मंजर देखने को मिला था। और सिर्फ एक बार ये भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए बल्कि 2 बार ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं और जब दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस होता है तो वो और भी ज्यादा तीव्रता का बताया गया था। तो 50 कैमरों में तबाही की तस्वीरें निकल के सामने आई थी। लोग सड़कों पर भागते हुए दिखाई दिए थे। जिस तरह से लोग एक मॉल के भीतर थे वहां से भागते हुए दिखाई दिए थे। ये घरों के बाहर की तस्वीरें हैं। ये आपको हम सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक पूरा जो मकान है वो धाराशायी होता हुआ दिखाई दिया था और लोग यहां पर अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक मनहर जी हमारे साथ हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रमेश जायसवाल, भूगर्भ शास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर रमेश जायसवाल जी आप ही से रहेगा। अगर हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप आखिरकार ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप के जो झटके हैं वो जो महसूस होते हैं, आखिरकार ये क्या स्थितियां बनती हैं जमीन के भीतर जो इस तरह से भूकंप की तीव्रता महसूस की जाती है। मैडम जी नमस्कार। आपने कहा कि भूकंप किस प्रकार से आता है। भूकंप एक्चुअल आने का जो कारण है उसके बहुत से कारण है, लेकिन जो भूकंप है वो भूगर्भीय, जो भूगर्भ के नीचे जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन जो भूगर्भ के अंदर जो भी कंपन होते हैं वो जब धरातल पर हमें महसूस होता है उसे हम भूकंप की संज्ञा देते हैं। भूकंप की यदि हम बात करें तो भूकंप यदि हम भूकंप से देखें तो जो ऊपरी भाग है, जो धरातल के ऊपरी भाग में है, वहां जब कोई कंपन होता है तो उसको हम भूगोल की भाषा में या हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता के आधार पर भी विनाशकारी होते हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले वेनेजुला में जो भूकंप आया
वो निश्चित रूप से बहुत विनाशकारी था। 7.2 और 7.5 की जो तीव्रता है वो निश्चित रूप से विनाशकारी है। इसके पीछे के आने का कारण है कि जो भूगोल के अंदर, हम भूगोल की भाषा में कहते हैं कि भूमि के अंदर या धरातल के अंदर 7 प्लेटें हैं। वो प्लेट जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट होती है, या तो समानांतर मूवमेंट होती है या उसके विपरीत दिशा में मूवमेंट होती है। जब मूवमेंट की स्थिति में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की स्थिति आती है या एक अग्रसर भाग में टकराने की स्थिति आती है तो वहां पर भूकंप आता है। भूकंप आने से चूंकि वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों के टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस वजह से हमारे धरातल के ऊपर वो कंपन महसूस करता है और उस कंपन से हमको ऐसा लगता है कि भूकंप हमें महसूस होता है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास भी। अशोक मनहर जी, अगर जिस तरह से भूकंप के झटके वेनेजुएला में महसूस किए गए, क्या ऐसे कारण रहे होंगे इसके पीछे कि आखिरकार इतनी ज्यादा तीव्रता में, और सिर्फ एक बार नहीं 2 बार कुछ ही सेकंड्स के भीतर इस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस हुए? मेरा तो ये मानना है कि कैरेबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स जो स्लाइड हुआ है और एआई प्लेट्स में जो उनका स्लाइडिंग हुआ है उसके कारण ये भूकंप आया और ये काफ़ी ऊपरी सतह पे था। सेकंड आई थिंक 10 किलोमीटर्स डेप्थ पे था और उसके पहले वाला अराउंड 15 to 20 इन बिटवीन समवेयर। तो ये इसमें जो शेयर फोर्स डेवलप होता है उसके कारण एक जैसे समंदर में वेव चलती है उस तरह से वेव धरती में चलती है मिट्टी में, और वो वेव को रेजिस्ट करने के लिए ये ऐसा नहीं है कि ये 7.8 के लिए बिल्डिंग डिजाइन नहीं की जा सकती थी। जापान भी है, वहाँ पे भी 7 पॉइंट के अराउंड कई बार भूकंप आया और इतना विनाशकारी साबित नहीं हुआ। बेसिकली समटाइम्स जो मैं समझता हूँ कि नेग्लिजेंस ऑफ द इंजीनियरिंग, मैं कुछ 2 स्लाइड लेके आया था कि जो वर्टिकल फोर्स, ये फर्स्ट वाली जैसे ये मैं देख रहा हूँ तो नीचे जो बिल्डिंग स्लाइड दिख रही है उसमें एक वेव सी दिख रही है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डेवलप होते हैं और उससे वो विनाशकारी होता है। तो उसके लिए ये सेकंड स्लाइड जो दिख रही है हमारी जिसपे डैम्पर्स लगे हुए हैं, तो इसको लगाने से हम इसको रोक सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सिस्मिक डैम्पर्स कहलाते हैं ये, और इनको इसमें सारी हॉरिजॉन्टल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी भूकंप आते रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए कुछ इस विषय में। भुज का भूकंप भी हमारे लिए बड़ा घातक साबित हुआ था और उसके लिए नए रूल्स करके हमें ये सिस्मिक जो आइसोलेटर्स हैं इसको लगाने के लिए हमें कुछ मैंडेटरी कंडीशंस डेवलप करनी चाहिए। सर एक और मेरा सवाल इसी से जुड़ा रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि इस तरह के कदम उठाने चाहिए, इस तरह की इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, तो अगर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आखिरकार अगर इस तरह की स्थितियां बनती है कि भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो इस तरह से निर्माण किया जाए, या फिर पुराने वक्त में भी इस तरह का निर्माण कराया जाता था कि भूकंप के झटके जो है अगर वो होते हैं तो फिर नुकसान ना देखने को मिले? जी बिल्कुल, आपका वाजिब और उचित प्रश्न यही है। बेसिकली कोई भी रिक्टर के लिए भारत के इंजीनियर सक्षम है उसको उससे रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन बात आती है प्राथमिकता की। तो यदि इंजीनियर्स को हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिले, पर्टिकुलरली बिल्डिंग सेक्शन में, तो इसके अंदर जो कई तरह के डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स रहते हैं, कई बार उनको जानकारी के अभाव में वो चूंकि की पर्सन्स रहते हैं प्रोजेक्ट के, तो वो डोमिनेंसी में वो सुन नहीं पाते या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का प्रेशर रहता है तो वो चीज़ें कर बैठते हैं और इससे नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को NBCS हो गया है, जो पूर्व में NBC 2016 था, उसका नाम बदलकर अब NBCS हो गया, NBCS 2026 हो गया। और दुखद बात यह है कि उसमें उसको फॉलो करना चाहिए। हालांकि उसमें मैं बड़ा उसमें वो हूँ कि उसके कई सारे प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिए गए, जो कंडीशन शैल भी होनी चाहिए
they are now known as should be. तो that is the bitter thing for the engineers, और उसके लिए जो देश की सुरक्षा के बिल्डिंगों के साथ काफ़ी अन्याय होगा और जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। जान माल के इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और तभी निर्माण भी होना चाहिए कि अगर भूकंप के झटके होते हैं तो फिर किसी तरीके का नुकसान ना हो। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, नितिन डिडोरकर जी हैं, भूकंप वैज्ञानिक है। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका भी। नितिन जी, अगर भूकंप के झटकों को अगर हम समझे तो कितनी तीव्रता का ये झटका होगा जो कि एक बड़ा विनाश उसकी उत्पत्ति कर सकता है? और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं वेनेजुएला की, यहाँ पर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता क्या वाकई में इतनी अधिक होती है जिस तरह का नुकसान निकल के सामने आया? नहीं, तीव्रता जो थी 7.5 या 7.8 के नीचे जो तीव्रता है वो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए अगर हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर है और हमने डिजाइन ठीक से किया है और कंस्ट्रक्शन ठीक से किया है। 8 के ऊपर के भूकंप हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक हम थोड़ा सा उसके लिए ज्यादा इंजीनियरिंग लगती है, हमारी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो नॉर्मली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स सारा डिफाइन करते हैं कि कौन से बिल्डिंग हमारी कौन सी जोन में है, कौन से भाग में है, वहाँ कितना तीव्रता का भूकंप आ सकता है और उसके लिए हमें बिल्डिंग बनाने में और बिल्डिंग डिजाइन करने में क्या क्या ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, ये सारे वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री में सब जगह है। तो अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो इतना ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। प्रोफेसर रमेश जी, एक और सवाल आपसे रहेगा कि क्या वाकई में जो जड़ें हैं वो कमजोर हो रही हैं? क्या लगातार जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो या तमाम तरीके का पोल्यूशन हो, ये एक और कारण माना जा सकता है इसके पीछे कि इस तरह से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, या फिर कुछ और कारण है? निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो धरती पर पड़ता ही है, लेकिन इसमें हमें कि उतना प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। आज हम एआई के जमाने में है, उसमें ये कह सकते हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उससे मौसम पर या जलवायु पर अंतर होता है, पड़ता है। उससे वो भी एक कारण है कि भूकंप आए वहां, लेकिन ये तो गौण कारण है। मुख्य कारण जैसे अभी अब नेपाल में आया, उसका वजह है कि चूंकि हिमालय क्षेत्र पर है नेपाल, और नेपाल एक ऐसा पर्वत है जिसे हम नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये भी मान्यता है कि प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर हिमालय पर्वत बढ़ रहा है या ऊंचा उठ रहा है। जब धरती पर मूवमेंट होता है तो ये मान के चलते हैं कि वहां पर जो धरातल है या अपना पपड़ी जिसको कहते हैं वो उठेगा, और जब वहां उठेगा कोई चीज ऊंचाई पर उठेगा तो वहां पर किसी न किसी प्रकार का धरातल पर हलचल होगा, और यही हलचल भूकंप के रूप में या कंपन के रूप में पैदा करता है। दूसरी बात हम और कहेंगे कि हम इसको 3 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। जैसे एक पी लेवल है, एस लेवल है और एल लेवल है। यदि पी लेवल में हम जाते हैं तो ये मान्यता है कि पी लेवल में जो धरातल का ऊपरी भाग है 5 किलोमीटर से लगभग 14 किलोमीटर के अंदर ये यदि आता है तो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है वो, क्योंकि वो ऊपरी क्षेत्र में और प्रति सेकेंड होता है। वो जो 5 से 14 किलोमीटर का रेंज है वो प्रति सेकेंड है। पी लेवल में जाएंगे ज्यादा है, एस लेवल में कम है और एल लेवल में और कम है। तो यदि किसी क्षेत्र में पी लेवल का अगर भूकंप आता है तो निश्चित रूप से वो विनाशकारी होगा। उसके अलावा एक कारण और हो सकता है, जैसे हम ये कहते हैं कि प्लेट विवर्तनी के कारण है, जो प्लेटों में बटा है, जैसे मैंने पहले कहा था। दूसरा कारण है ज्वालामुखी भी है, क्योंकि ज्वालामुखी जब भी उद्गित होता है तो वह बहुत जबरदस्त आवाज के साथ में उस क्षेत्र में पूरा कंपन करता है। उसके इफेक्ट से भी भूकंप आने की संभावना रहती है। दूसरा वहां से हम हमें कह सकते हैं कि भ्रंश रेखा है, ये भी एक कारण है कि इनके वजह से भी भूकंप आने की संभावना बढ़ती है। और अगर हम आगे जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं जो मानव निर्मित कारण है जी, ये भी एक भूकंप आने के कारण है। जैसे हम बहुत बड़ा बांध बना ले, उसके वजह से, यदि आपको याद होगा कि एक कोयना
कोयना में जो भूकंप आया था वो कोयना बांध की वजह से आया था। तो ये ऐसे कारण जो मानव निर्मित है, बहुत से हम ये करते हैं, बमों का जो परीक्षण करते हैं उसके वजह से होता है। खदानों में जो डायनामाइट लगा के उससे भी लोकल कंपन होता है। तो ऐसे बहुत से कारण है जिसमें भूकंप आने की संभावना बनी रहती है और आती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे कारण है जो कि उत्पत्ति को कहीं ना कहीं भूकंप की वो महसूस भी कराते हैं। अरुण शर्मा जी, क्योंकि जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है अरुण शर्मा जी आपका भी। अरुण शर्मा जी, क्योंकि ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही थी कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो सुनामी को लेकर के भी अलर्ट है। क्या ये माना जाता है कि जैसे ही भूकंप आता है उसके बाद सुनामी के आने के चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, हमारे जो समुद्री तल के जो इलाके हैं, जो हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट है, जो कि सुनामी के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होने के क्षेत्र के अंदर आता है। तो मान लीजिए कोई मलेशिया या इंडोनेशिया के आसपास कोई अगर तीव्र गति का भूकंप आता है जो कि इसका कि रिक्टर स्केल 7 से भी ऊपर है, तो सुनामी पैदा करने के जो चांसेस हैं वो लगभग पैदा हो जाते हैं। तो उस कारण जो है वो हमें अलर्ट जो है वो जारी करना पड़ता है हमारे ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ताकि लोग जो है वो सुरक्षित जगह पे जो है वो समय से जा सकें और जान और माल की जो है वो हानि से बचा जा सके। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो पर्याप्त जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो सभी कोस्टल एरियाज के ऊपर जो है वो पर्याप्त कराए गए हैं, ताकि लोगों को बिल्कुल समय से जो है वो सटीक जानकारी जो है वो मिल सके। ठीक है, अशोक मनहर जी, अगर जिस तरह से भूकंप कहीं पर महसूस किया गया है, वहां की अगर हम उसके बाद की स्थितियों को समझें तो वहां पर स्थितियां कितनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और क्या वो क्षेत्र बहुत ज्यादा ये माना जा सकता है कि बहुत जल्दी अगर भूकंप के झटके दोबारा से महसूस होते हैं तो और भी ज्यादा प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल, एक्चुअली वहाँ के यदि एक बार भूकंप आए तो डेफिनेटली पैसिव अटैक्स उसके आएंगे, ट्रेमर्स उसके जो डेवलप होंगे। तो उसके लिए आपको सावधानी ये बरतनी है कि बिल्डिंग से बाहर रहें जब तक कि एक कूल एनवायरनमेंट ना हो जाए, आपका वाइब्रेशंस 0 पे ना आ जाएं या गवर्नमेंट कुछ अपने अलर्ट्स डिक्लेयर ना कर दें। और अब मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि डिंडोरकर सर ने भी कहा कि हम 8 तक के रिक्टर स्केल के पैमाने की बिल्डिंग बना सकते हैं, हम लोग सक्षम हैं, लेकिन गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि नहीं ये उसके ऊपर निर्भर है। जान माल की चिंता गवर्नमेंट कितनी कर रही है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो लेकिन मेरा मानना है कि मेरा एक सवाल और रहेगा अशोक मनहर जी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इतनी तीव्रता तक के भूकंप के झटके महसूस करें उसकी तर्ज पर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्या जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो कितनी तीव्रता के भूकंप के झटकों को महसूस कर सकते हैं और उतने में किसी तरीके का बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है? नहीं, एज पर डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एक जोनिंग 4 जोनों में बांटा है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो उसके अकॉर्डिंग यदि बिल्डिंग डिजाइन होती है और प्रॉपर जो प्रोविजंस हैं हमारे IS 1893 के 1893 2016 के और अन्य प्रोविजंस जो हैं डक्टाइल डिटेलिंग्स के हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स एंड बिल्डिंग्स। बट चूंकि जल्दबाजी में प्राथमिकता में ना होने के कारण उसको सेकंड हाशिए पर रखा गया है इंजीनियरिंग को, और इवन कई नगर निकाय तो बिना सर्टिफिकेट के भी बिल्डिंग परमिशन दे रही हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग को वेटेज नहीं मिल पा रहा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से पहले डिजास्टर को रोधी बिल्डिंग को हम बना लें यदि, तो मैं समझता हूँ काफी हमें जनहानि से बचा जा सकता है, और ये प्राथमिकता देश की हमारे होनी चाहिए। भूकंप कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से आ सकता है, इवन यदि बम ब्लास्ट भी होता है किसी भी कारण से आ सकता है। अगर नितिन डिंडोरकर जी कहीं भूकंप आने वाला है, क्या उससे पहले कोई ऐसे उचित कदम उठाए जा सकते हैं? क्या ये संभव हो सकता है कि उस भूकंप को रोका जा सके, या फिर अगर आना है तो निश्चित तौर पर वो आएगा ही? देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये भूकंप आते क्यों हैं? जो हमारा अर्थ का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो सबसे अंदर जो कोर है उसमें
वो हाई टेम्परेचर पे 5000-6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जिसमें पूरा गैस है गर्म। उसके ऊपर फिर हम बाहर आते हैं तो हमारा मैंटल है जिसमें कि पूरा मोल्टन मटेरियल है, जो कि हम जब हमारा वो लावा जिसे हम कहते हैं पूरा मोल्टन मटेरियल है उसमें। और उसके ऊपर फिर हमारा सरफेस है जिसके ऊपर हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो क्रस्ट है पूरा ऑल ओवर ऑल अराउंड एनुलर, ये क्रस्ट हमारा एक सिंगल मटेरियल नहीं है, ये अलग अलग मटेरियल है और अलग अलग प्लेट्स हैं जिनके बीच में जॉइंट्स हैं। तो ये जॉइंट्स हैं इस क्रस्ट में। उसके अलावा अब हर प्लेट के अंदर भी जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स को हम सब फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट मतलब बेसिकली हमारे क्रैक्स हैं, माइनर क्रैक्स हैं जो हमारे क्रस्ट में हैं। अब नीचे से जब ये लावा आता है, गर्म लावा, और जब ये स्ट्रेसेस बढ़ती हैं तो कहीं पे किसी लोकेशन पे जाके जहाँ पे हमारे ये क्रैक्स हैं जिसको हम फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट में मटेरियल फेल होता है और उसके कारण सीज्मिक एक्टिविटी होती है, एनर्जी काफ़ी डिसिपेट होती है और सारे फिर सीज्मिक वेव्स वगैरह निकलते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे जो अर्थक्वेक आना है ये आना है इन फॉल्ट्स में, जहाँ पर फॉल्ट है और टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वहाँ पर, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का जॉइंट है। तो ये वेल डिफाइंड है कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे कौन सा फॉल्ट एक्टिव है, कौन सा फॉल्ट उतना एक्टिव नहीं है। जैसे हम अगर अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ आप ये नर्मदा वैली जो है, यहाँ पर सोन नर्मदा फॉल्ट है जिसे हम सोनाटा कहते हैं, सोन नर्मदा ताप्ती, ये एक फॉल्ट है जमीन में नीचे। इस फॉल्ट में अभी आपने सुना होगा पहले खंडवा के पास में जमीन में आवाजें आती थी, यहाँ जबलपुर का भूकंप हुआ, ये सब ये जो सोनाटा फॉल्ट है इसके कारण है। तो हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है और कहाँ कहाँ भूकंप आने की आशंका है। तो अगर अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन उतना तेज नहीं है इंडिया में, अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें अमेरिका वगैरह में, तो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो एक्टिव फॉल्ट हैं, उसके अंदर उन्होंने सेंसर लगाए हैं नीचे गहरे सिर्फ 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उन्होंने सेंसर लगा के रखे हैं। तो जैसे ही नीचे कोई एक्टिविटी होती है फॉल्ट में तो वो सेंसर सेंस कर लेते हैं और बाहर वार्निंग आ जाती है कि अब भूकंप आ सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट है फॉल्ट में। तो ये, लेकिन इसके लिए आपको फंड बहुत चाहिए और आपके पास उतने रिसोर्सेस होने चाहिए। अभी हमारी कंट्री उतनी डेवलप नहीं है तो अभी हम ये नहीं कर पाते। लेकिन हालांकि जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज के पास वो रिसोर्सेज है। लेकिन एक आखिरी छोटा सा सवाल है मेरा रमेश जी आपसे, क्या भूकंप अगर आ रहा है तो उससे पहले किसी तरह का कोई संकेत मिलता है? क्या किसी तरीके से ये जाना जा सकता है कि भूकंप आने वाला है? इसकी जो भी है, जैसे भूकंप नापने का तो सिस्मोग्राफी से नापते हैं और ये ऐसा नहीं कि 1 घंटा पहले या 10 घंटा पहले नहीं दे सकता, बस खाली वो एक इन्फॉर्म करता है कि भूकंप आने वाला है। सिस्मोग्राफी को उसका जो तीव्रता है उसको बताता है। यदि ऐसा होता तब बचा जा सकता है। जैसे आज हम मौसम विज्ञान में समुद्र के विषय में जानकारी है कि हमको पता है कि यहाँ पे चक्रवात उठने वाला है, 2 दिन पहले पता चल जाता है कि चक्रवात उठने वाला है, तो हम उसको खाड़ी क्षेत्रों में भेज देते हैं। लेकिन कब आने की तो हम 1 दिन पहले या कुछ घंटा पहले तो इसका फोरकास्ट नहीं कर सकते पूरे जहां। एक बात उन्होंने मनोज जी ने कही थी कि हम उतना सक्षम नहीं है। हम सक्षम है, सक्षम है। यदि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक पुल बना है, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, बिल्कुल। तो भूकंप को लेकर के कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे। हमने कोशिश भी करी कि यहाँ पर हमारे साथ कई तरह के विशेषज्ञ जुड़े थे जिनसे ये जाना जा सके कि आखिरकार ये भूकंप आते कैसे हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।